तो वी बी सीइंग बायोट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बायोट-सावर्त लॉ हमने देखा है किस चीज से डील करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली बायोट-सावर्त लॉ जो है ये हमें बताता है कि कोई करंट एलिमेंट जो है ऑफ लेंथ dl, तो उसकी वजह से जो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, तो कितना होगा। तो वही लॉ आपने ऑलरेडी देखा है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl कैरिंग ए करंट I हैविंग पोजीशन वेक्टर और, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ बायोट-सावर्त लॉ दैट इज I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम बायोट-सावर्त लॉ को देखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये हमारा करंट एलिमेंट है, ये ऑफ लेंथ dl, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैं यूज करूंगा बायोट-सावर्त लॉ। मैं देखूंगा करंट कितना है इस लेंथ एलिमेंट में, dl लेंथ क्या है करंट एलिमेंट की, एंगल क्या है बिटवीन r एंड dl, और r dl आप जानते हैं कि r जो है ये बेसिकली डिस्टेंस शो करता है आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट का फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट, यानी पोजीशन वेक्टर है आपके पॉइंट का। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये थीटा जो है ये इसी r और इस dl के बीच में एंगल है। तो dl जो है एक्चुअली ये तो लेंथ एलिमेंट है dl है, तो इसकी डायरेक्शन कौन देता है, तो इसकी डायरेक्शन देता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक्चुअली वो जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है और वही डायरेक्शन है dl की। तो इसलिए r और dl के बीच में एंगल जो है वही थीटा है। तो इस sin थीटा पर भी ये डिपेंड करता है कौन, शाबाश की dB क्या होगा। और इसके अलावा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि डिस्टेंस क्या है मिडिल पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस डिस्टेंस के स्क्वायर पर भी डिपेंड करता है इनवर्सली ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम इसी बायोट-सावर्त लॉ को देखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का ये मतलब है कि मान लेते हैं आपको कोई बताएगा, हाँ ठीक है ये आपको प्रैक्टिकल अरेंजमेंट दिया गया है, आप पॉइंट P पर बता मैग्नेटिक फील्ड लिखना, तो सीधी बात है आप बायोट-सावर्त लॉ यूज करेंगे। ठीक, I का वैल्यू, dl का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू, r का वैल्यू लगाएंगे। लेट मी सपोज आपको मिलता है 4 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो तो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड, अरे ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो आपको बताएगा ठीक है यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड 4 माइक्रो टेस्ला। अच्छा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप फंस जाओगे। सो दैट इज वी हैव टू डील दिस बायोट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी वो वेक्टर फॉर्म में जब हम उसको लेंगे तो फिर हमें डायरेक्शन भी पता चलेगी कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है और उस फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, तो वो तो हमें पता चलेगा जब हम बायोट-सावर्त लॉ को शाबाश वेक्टर फॉर्म में लेंगे। तो कैसे लेंगे बायोट-सावर्त लॉ को वेक्टर फॉर्म में, देखिए। So we'll be writing this बायोट-सावर्त लॉ मैग्नेटिक फील्ड I dl sin थीटा। तो बीच में मैं एक और लिखता हूं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये पोजीशन वेक्टर आपने कहां से लाया, बाय नीचे r स्क्वायर है मैं लिखूंगा r क्यूब। ठीक है, मैं लिखूंगा r क्यूब, चलो ये एरो हम नहीं लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। सो r क्यूब, अगर आप एक r कैंसिल करेंगे तो आपको फिर r स्क्वायर मिलेगा, यानी मैंने r को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। इसके बाद dB इक्वल्स I dl। अभी जो पोजीशन वेक्टर r है आपको पता है, अगर पोजीशन वेक्टर a है, कोई वेक्टर a है, इसको आप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर दिखा सकते हैं। कैसे, कोई वेक्टर है ये मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। ये देखिए जो हम ऐसे दिखाते हैं, तो आपने 11th में पढ़ा है वेक्टर्स में, जैसे मैं आपको याद दिलाता, हो सकता है आप भूल गए होंगे। ये tan ईस्ट एक वेक्टर है, tan इसका मैग्नीट्यूड है, ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। इसको आप लिख सकते हैं tan, यानी इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 1 ईस्ट। ये देखिए ये 1 ईस्ट इस tan ईस्ट का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये मेन वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे tan 1 tan ईस्ट आपको फिर से वेक्टर मिल गया। सो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर by multiplying the magnitude of the vector with its unit vector. तो tan east, tan into 1 east. A vector, magnitude of this vector only into its unit vector. इसी तरह अगर मेरे पास r वेक्टर है, मैं इसको लिखूंगा in terms of its unit vector. That is magnitude of r, only magnitude, इस वेक्टर का magnitude, multiply by इस वेक्टर का unit vector, जो कि आप r कैप से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह मैं लिखूंगा इस r को, ये जो r वेक्टर है यहां पर, इसको मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड
int r cap, this is magnitude of r, ठीक है ना, this is magnitude of this position vector and this is its unit vector। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे you will get पूरा पोजीशन वेक्टर और वेक्टर मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब आपने अभी देखा था सर ये तो r स्क्वायर पर डिपेंड करता था, यहाँ तो r क्यूब आ गया। अब आप फिर ये r कैंसिल करेंगे, यहाँ स्क्वायर बचेगा, ये देखिए आप, तो आपको बायोट-सैवर्ट लॉ आगे मिलने वाला है वेक्टर फॉर्म में आई डी एल, अच्छा यहाँ साइन थीटा भी था, आई डी एल और देन साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये देखिए आप। तो इसके बाद हम अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से आपको डील करना पड़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू आई, देखिए मैं फिर से आपको थोड़ा याद दिलाता हूं, आपके पास तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है वेक्टर्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी सपोज आई हैव गॉट टू वेक्टर्स ए एंड बी, दे आर इन द प्लेन, बोर्ड के प्लेन में है ये दोनों, इनके बीच में एंगल थीटा है। आप इन दो वेक्टर्स का डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं। चलो क्रॉस लगाता हूं मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए, ए क्रॉस बी। बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ए क्रॉस बी? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस लगाते हैं, ये जो नई कांटी निकलती है इनको क्रॉस लगाने के लिए, ये खुद भी एक वेक्टर होती है। देखिए ए का डायरेक्शन आपको दिया गया है, एक वेक्टर, जो दूसरा वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन दिया गया है। अब जो इनको क्रॉस लगाने के बाद नई क्वांटिटी निकलती है, क्योंकि ये खुद भी एक वेक्टर होती है, तो इसका क्या डायरेक्शन है? तो ए का डायरेक्शन तो दिया गया है, बी का डायरेक्शन क्या है? ये जो ए क्रॉस बी निकला ना, इसका डायरेक्शन क्या है? ठीक है, आपने उधर देखा क्रॉस प्रोडक्ट में कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, आपको याद होगा, मैं इसलिए रिवाइंड करता हूं, इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है तो बोथ दीज वेक्टर्स जिनको आपने क्रॉस लगाया है, यानी ये जो ए क्रॉस बी होगा, ये इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए, यानी इस पूरे प्लेन पर ही परपेंडिकुलर होगा, जस्ट लाइक दैट। तो परपेंडिकुलर कहां है? क्या अब ये परपेंडिकुलर बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब? सो दैट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, जो कि आपने पढ़ा है, तो याद आपको आया होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ए क्रॉस बी, किसी भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस लगाया जाता है, पूरा ध्यान रखना, किसी भी दो वेक्टर, यहां तो ए और बी है, यहां तो डीएल और आर में भी ले आऊंगा, जो भी दो वेक्टर्स इनका जब आप क्रॉस लेंगे तो जो नई क्वांटिटी निकलती है क्रॉस लगा के, इस नई क्वांटिटी यानी इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर। अब मसला इतना है, आगे परपेंडिकुलर तो होता है दोनों वेक्टर्स पर, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे मसला है, क्या परपेंडिकुलर बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब, ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, ठीक है ना? तो दैट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात, अगर किसी जगह लिखा गया होगा ए बी साइन थीटा, इसके बदले आप लिखेंगे ए क्रॉस बी। अगर किसी जगह लिखा होगा पी क्यू साइन थीटा, इसके बदले क्या लिखेंगे? पी क्रॉस क्यू, ठीक है? अगर किसी जगह लिखा होगा डी एल आर साइन थीटा, डीएल और आर दो वेक्टर जैसे पी और सॉरी डी एल आर साइन थीटा, यहां पी क्यू है, यहां डीएल और आर है वेक्टर, तो पी क्यू साइन थीटा के बदले आपने लिया पी क्रॉस आर, डीएल, ये डीएल एक ही वर्ड है, डीएल और साइन थीटा, तो इसके बदले लिखेंगे इस पैटर्न को देख के डीएल क्रॉस आर, ये देखिए डीएल क्रॉस आर, ये देखिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये है डीएल आर साइन थीटा, तो इसके बदले में लिखूंगा दो वेक्टर्स का क्रॉस डीएल और आर का, दैट इज डीएल क्रॉस आर, तो मैं लिखूंगा आई डीएल क्रॉस आर। सो इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज करंट एलिमेंट, एक है करंट एलिमेंट और एक है यूनिट वेक्टर आपके पोजीशन वेक्टर आर का, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो आपके सामने इक्वेशन है बी, दिस रिप्रेजेंट्स बायोट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है? अब कैसे वेक्टर फॉर्म में? मसला तो है कि डीबी का डायरेक्शन कौन देगा? अरे देखिए, डीबी जो है ये डिपेंड करता है इस क्रॉस प्रोडक्ट पर डायरेक्शन के लिहाज से, क्योंकि करंट इसको डायरेक्शन नहीं दे सकता है, स्केलर है? ये डिस्टेंस इसको डायरेक्शन नहीं दे सकती है क्योंकि स्केलर है। हाँ, ये डीएल क्रॉस जो है, अभी आपने देखा जब दो वेक्टर्स का क्रॉस लगाया जाता है
जो नई क्वांटिटी निकलती है वो इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होती है। इसलिए वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, जो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी आपके डीबी की, आपके मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पर। लेकिन इसका डायरेक्शन, चलो इस एग्जांपल में आपको दिखाता हूं कि इस एग्जांपल में पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला बायोट-सावर्त लॉ के जरिए से, उसका डायरेक्शन क्या होगा। एक बात तो सही है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना डीबी, वो डीएल और आर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए, ये आपका डीएल है, ये आपका आर है, दोनों बोर्ड में है। अब ये वाला जो यहां पर लाइन मैंने लगा दी, ये क्योंकि बोर्ड पर परपेंडिकुलर है ये पेन, इसलिए ये आर पर भी और डीएल पर भी परपेंडिकुलर है। तो श्योरली पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर होगा। लेकिन मसला है, क्या परपेंडिकुलर पॉइंट पी पर वो बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब। इस वक्त हम राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल आपको याद है क्या बताता है। चलो मैं फिर से, चूंकि अभी फिगर बनी हुई है, चलो मैं याद दिलाता हूं आपको। हालांकि ये चीजें आपको वेक्टर्स को घर पर जरूर देखना है, पर्टिकुलरली दीज वेक्टर एडिशंस, वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल आप याद दिलाइए। मुझे सिर्फ इतने थे, मैग्नेटिक ये जो क्रॉस प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स का है, वो तो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। अब शर्त है क्या, बाहर की जानिब परपेंडिकुलर, अंदर की जानिब। इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल, थंब रूल भी इस्तेमाल करते हैं, मैं राइट हैंड स्क्रू रूल दिखाऊंगा। राइट हैंड स्क्रू आप जानते हैं, वो स्क्रू जो राइट हैंड की तरफ घुमाने से आगे जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहां पर राइट हैंड स्क्रू रखता हूं, इमेजिन इस राइट हैंड स्क्रू को घुमाता हूं। अब घुमाना कहां है, क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये डिपेंड करेगा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ए टू बी, ए से बी की जानिब घुमाना है। ये देखिए मैं इसको घुमाऊंगा, ये मेरा ए है, ये बी है, तो मुझे ऐसे घुमाना है लेफ्ट की जानिब, एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधी बात है, ये स्क्रू आगे आएगा, यहां की जानिब है ना, पीछे जाएगा यहाँ की जानिब। ठीक है ना, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये ए और बी पर परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड्स, सीधी बात है। तो अगर बी टू ए होगा क्रॉस प्रोडक्ट, फिर मुझे बी टू ए घुमाना है, ये देखिए ऐसे ही जाने, तो फिर ये अंदर चला जाएगा, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा बट डायरेक्टेड इनवर्स। बिल्कुल वैसे ही मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा, मैं पॉइंट पी पर रखूंगा इस पेन को। मान लीजिए मेरा राइट हैंड स्क्रू है, मुझे सिर्फ देखना है पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल आर और डीएल दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, मींस वो बोर्ड पर परपेंडिकुलर, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर। मसला है बाहर की जानिब में, अंदर की जानिब। सो आई विल यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। मैं इस स्क्रू को घुमाऊंगा। अब आप कहेंगे किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डीएल टू आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की जानिब। तो इसका मतलब है यहां से यहां की जानिब, ये डीएल है ये आर है, यहां से यहां, इसका मतलब है ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। सो राइट साइड की जानिब। तो जब मैं स्क्रू को राइट साइड घुमाऊंगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो स्क्रू अंदर की जानिब चला जाएगा। इसका मतलब है इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है बट डायरेक्टेड इनवर्स। तो वो हम पिक्टोरियली दिखाते हैं ऐसे 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 सर्कल, फिर बीच में क्रॉस, यही मैं यहां दिखाऊंगा। ठीक है, ये बीच में क्रॉस, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर है बट डायरेक्टेड इनवर्स। सो दैट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट this Biot-Savart law in vector form.